जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल किसी कारणवश आपकी क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी, लेकिन अब कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस आपके साथ चलेंगी और ये आपकी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और ख़ास तौर पर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में हम आपके साथ में जो सीसैट नंबर का आप देखोगे टेस्ट नंबर 8 है, ये इसका पार्ट नंबर सेकंड और लास्ट है। हमने प्यारे बच्चे इसका पार्ट नंबर जो 1 है आपके साथ में डिस्कस कर लिया, जिसमें 1 से 40 क्वेश्चन हमने आपके साथ में चर्चा के बिंदु बनाए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं जो इससे पहले हो चुकी हैं और इसका पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। चलिए समय न गवाते हुए आपके साथ में डिस्कस करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। लेकिन बच्चे, जिस भी स्टूडेंट्स ने कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है यूपीएससी का कोई भी अटैम्प्ट्स, तो उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्या है, अपना अनुक्रमांक भरना होता है, ठीक है, अंकों में। और यूपीएससी का एक सीसैट का पेपर होता है बच्चे, जिसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। आजकल यूपीएससी का जो वर्डन है वो मैथ और कॉम्प्रहेंशन पर ज़्यादा है बच्चे, ठीक है। रीजनिंग से वो लगातार कंटिन्यूसली अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए समय न गवाते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, हमने जो लास्ट क्लासेस में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था प्यारे स्टूडेंट्स, वो 40 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। जी हाँ, हमने आपके साथ में जो 40 नंबर का क्वेश्चन था इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी, ठीक है। इसको अलग अलग मेथड से मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया था। तो आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम पैसेज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें ज़रूर बताऊंगा। देखिए, 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसेज को सोल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि पैसेज को पहले पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि पैसेज को लास्ट में पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पहले पैसेज पढ़ना चाहिए और बाद में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करना चाहिए। खास तौर पर पैसेज में 3 बातें आपको रखनी है। कुछ क्वेश्चन पूर्ण धारणा पर मिलेंगे, कथन निष्कर्ष पर मिलेंगे और आपसे ऐसे पूछेंगे सुझाव मतलब कि संदेश पर पूछेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और पैसेज की बात अगर आप देखें, कई बार आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए उसने अगर सुझाव दिया होगा, अगर आपसे पूछा है कि अगर आपसे सुझाव पूछा गया तो जो पैसेज होता है उसकी लास्ट की जो लाइनें होती है बच्चे, अगर संदेश वो सुझाव हो तो लास्ट की लाइनों में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ पैसेज किस पर बेस होने वाला है, तो शुरू की जो लाइनें होती हैं, ठीक है, शुरू की जो लाइंस होती हैं बच्चे वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन किसका जो पूछ लेता है कई बार कि इसका आधार बिंदु बताओ, आधार क्या है, तो जिसके इर्द गिर्द कंटिन्यूसली उसमें चर्चा परिचर्चा हो रही है उस पर वो पैसेज होता है, तो वो उसका आधार कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसी बात को, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आपसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये सीसैट नंबर जो आपका टेस्ट 8 है वो इस क्लासेस में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि जैसे जैसे जलवायु की तीव्रता बढ़ती जा रही है, मतलब कि जलवायु क्या है, लगातार बढ़ रहा है, जियो इंजीनियरिंग का तकनीकी आकर्षण सीमांत कल्पनाओं से निकलकर मुख्यधारा की नीतिगत चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। मतलब कि क्या हो रहा है, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ जो आप देखोगे जियो इंजीनियरिंग है वो बाहर निकल के आ रही है ताकि उस पर कुछ समाधान किया जा सके। जैसे प्रस्ताव स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन और सौर विकिरण प्रबंधन उत्सर्जन के समन के माध्यम से नहीं बल्कि पृथ्वी के विकिरण संतुलन में ग्रह स्तरीय हस्तक्षेप के माध्यम से जलवायु स्थिरीकरण का वादा करते हैं।
वादा करते हैं। फिर भी इन समाधानों का ज्ञानात्मक अधिकार विवादित मान्यताओं पर टिका हुआ है, अर्थात जटिल मृदा प्रणालियाँ पर्याप्त रूप से जानने योग्य और नियंत्रणीय हैं। इसके अलावा इस तरह के हस्तक्षेप के अनपेक्षित परिणामों को कौन तय करता है, लागू करता है और कौन वहन करता है, इसमें निहित राजनीतिक विषमताएं जियो इंजीनियरिंग समर्थन के मूल में एक लोकतांत्रिक कमी को प्रकट करती है। जलवायु प्राणियों पर नियंत्रण का प्रयास करते हुए मानवता न केवल ग्राही प्रतिक्रियाओं को अस्थिर करने का जोखिम उठा सकती है, बल्कि नैतिक वस्तुकला जो सहमति, उत्तरदायित्व और वितरण न्याय को भी रेखांकित कर सकती है या रेखांकित करती है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये कह रहे हैं विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पैसेज में क्या पूछा है प्यारे बच्चे, आपसे निष्कर्ष पूछा है। ठीक है, ये देखो, आइए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, जब हम पैसेज को पढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ से गलत निकालना होता है। क्या निकालना पड़ता है, आप यहाँ से रोंग जो आपका स्टेटमेंट है उसको हम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सही निकल आएगा। पहला, जियो इंजीनियरिंग पहल ग्रही प्रणालियों को मॉडल करने और नियंत्रित करने की मानव क्षमता में एक समस्याग्रस्त आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। ये बात कही गई है वहाँ पर, क्योंकि जो समस्या है तो उसमें क्या है, एक आत्मनिर्भर विश्वास भी पैदा करेगी। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, जियो इंजीनियरिंग की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ग्रही मॉडल। दूसरा स्टेटमेंट है कि जियो इंजीनियरिंग का शासन वैश्विक नीति निर्माण प्रक्रिया में वैधता और प्रक्रियात्मक न्याय को लेकर नैतिक चिंताएं उत्पन्न करता है। ये आप देखोगे इसमें कहा गया है कि यहाँ पर अन्याय को उजागर करता है, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि शासन तंत्र नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, अपर्याप्त हैं। तो ये बात भी सही है। बृहद स्तर पर जलवायु हस्तक्षेप लोकतांत्रिक रूप से मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि बहुपक्षीय सहमति और वैज्ञानिक निश्चितता पर आधारित होते हैं। बच्चे देखो, यहाँ पर सीधे तौर पर इस तर्क का आप देखोगे खंडन करता है, क्योंकि जियो इंजीनियरिंग को बहुपक्षीय वैधता की कमी से ग्रस्त माना जाता है, न कि इसके लाभ मिलने की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो, जहाँ स्टूडेंट्स आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, आप आंसर के और नज़दीक चले जाएंगे, मतलब कि आंसर सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब देखो, पहला और दूसरा आपका 100% सत्य है, तो आंसर तो ए ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है। देख लेते हैं, चौथा स्टेटमेंट है कि जियो इंजीनियरिंग की अपील प्राणीगत उत्सर्जन को संबोधित किए बिना प्राकृतिक प्राणियों को सुसंगत बनाने की इसकी क्षमता में निहित होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उत्सर्जन को संबोधित करना है पहले, फिर उसके बाद में आपको चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। इस पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया पैसेज पे, उपयुक्त परिच्छेद पर पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब दो स्टेटमेंट यहाँ पर भी हैं। जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से जलवायु नियंत्रण की खोज एक तकनीकी प्रवृत्ति को दर्शाता है जो लोकतांत्रिक मानदंडों से समझौता कर सकती हैं। क्या बात इसमें कही गई है, तो आप कहोगे बिल्कुल ये बात एकदम सही है। दूसरा है कि बृहद स्तर, देखो बच्चे यहाँ पर एक शब्द है बृहद स्तर, बृहद मानी बढ़ा। बृहद स्तर पर जलवायु हस्तक्षेप के सभी रूपों ने पहले ही नैतिक व्यवहार्यता और वैश्विक सहमति का प्रदर्शन किया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस पे क्या है, राजनीतिक एक प्रश्न चिन्ह, सीधे तौर पर यह विवादित पूर्व धारणाओं को रेखांकित करता है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो प्यारेलाल लाइट अंट हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। क्लास के पश्चात ये आपको जो पीडीएफ है वहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आइए पैसेज देखते हैं। सेकंड, सिंथेटिक जीव विज्ञान, मतलब कि आप देखते हो जिसको कैस्पियर केस 9 टेक्नोलॉजी के नाम में जाना जाता है। आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं सेल वगैरह का, ठीक है। जैसे सटीक जीन संपादन उपकरणों के अभिसरण ने जैविक एजेंसी में एक नए युग का प्रारंभ किया है।
जिसमें चिकित्सीय हस्तक्षेप और तकनीकी विज्ञान प्रयोग के बीच की सीमाएं तीव्रता से बढ़ती जा रही हैं, जबकि समर्थन इन नवाचारों को मुक्तिप्रद बताते हैं जो आनुवंशिक रोगों को समाप्त करने और मानवीय अनुकूलन को बढ़ाने का वादा करते हैं। आलोचकों ने उन प्रौद्योगिकियों के समय से पहले सामान्यीकरण के प्रति आगाह करते हुए जिनसे दीर्घकालिक पारिस्थितिकी और अंतःपीढ़ीगत प्रभाव मौलिक रूप से कम निर्धारित होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल और पेटेंट व्यवस्थाओं के आसपास की अपारदर्शी शासन व्यवस्थाएं प्राय सार्वजनिक अविश्वास को बढ़ावा देती हैं, विशेष रूप से ऐसे संदर्भों में जहां नियामक निगरानी विषम है या व्यावसायिक हितों द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। इस जैव रासायनिक परिदृश्य में आनुवंशिक हस्तक्षेप की वैधता न केवल वैज्ञानिक प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, बल्कि सहमति, पारदर्शिता और सामूहिक विचार विमर्श की नैतिकता पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर देखो अंतिम शब्दों में क्या बताया इन्होंने कि आनुवंशिक हस्तक्षेप की वैधता न केवल वैज्ञानिक प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, बल्कि सहमति, पारदर्शिता और सामूहिक विचार विमर्श की नैतिकता पर भी प्रभाव मतलब कि वो निर्भर करती है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा आपसे, निष्कर्ष पूछा है प्यारे बच्चे। क्या पूछा है आपसे बेटा? निष्कर्ष पूछा गया है। देखिए आप पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति से उन्हें नैतिक और संस्थागत रूप से विनियमित करने की समाज की क्षमता को कम करने का जोखिम है। ठीक है, क्या है? जोखिम है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी? पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं कि आनुवंशिक हस्तक्षेप की सार्वजनिक स्वीकृति न केवल परिणामों पर बल्कि शासन प्राणियों की कथित अखंडता पर भी निर्भर करती है। उसने कहा ना कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, सारी चीज़ें, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जहां नंबर 2 नहीं है वो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, पेटेंट व्यवस्था और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करते हैं और आनुवंशिक विज्ञान में जनता के विश्वास को मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है बच्चे, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पेटेंट व्यवस्था और जैव सुरक्षा के आलोचकों का ये समानता के तंत्र के रूप में नहीं होता, बल्कि अविश्वास के सूत्र के रूप में किया गया है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर गलत है। अब तीसरा गलत है तो आंसर ये भी नहीं है। चौथा है आपका जीन संपादन में तकनीकी प्रगति स्पष्ट रूप से चिकित्सीय वैधता और नैतिक स्वीकार्यता में परिवर्तन होती है। तो यहाँ पर देखो, अब इसको मानोगे भी तो ये वाली चौथे वाले स्टेटमेंट गलत है। पहला दूसरा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इट नेक्स्ट, पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ में जो अंतिम टेस्ट होगा आपका टेस्ट नंबर 10 सीसेट का, और खासतौर पर जो 20 नंबर का टेस्ट होगा, मैं आपके साथ में वो टेस्ट सोल्व नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको वो टेस्ट स्वयं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया जाएगा और आपने उसका आंसर अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर उसके 1 दिन के पश्चात मैं आपके साथ में उसका जो ठीक है आंसर की होगी विद सोल्यूशन के साथ में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, उसको आप देंगे एक को, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप जैसा कहेंगे कमेंट्स में बताते रहिएगा। पूर्व धारणाएं पूछी गई हैं आपसे कि अत्याधुनिक जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के प्रशासन को समाज द्वारा वैध माने जाने के लिए वैज्ञानिक सत्यापन से कहीं अधिक की आवश्यकता है। मतलब कि आधुनिक जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी के प्रशासन को समाज द्वारा वैध माने जाने, बिल्कुल यहाँ पर ये बात आप देखोगे खास तौर पर कही गई है कि समाज की क्या है, यहाँ पर विचार विमर्श और विश्वसनीय निर्णय तंत्रों पर निर्भर करती है। तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, दूसरा है कि आनुवंशिक अनुसंधान में वाणिज्यिक भागीदारी सार्वभौमिक रूप से पारदर्शिता को बढ़ाती है और नैतिक मानकों को मजबूत करती है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वाणिज्यिक हितों को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वे निगरानी तंत्र स्थापित ठीक है कर सकते हैं और विश्वास को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना लाभ अधिकतर देखते हैं। कौन? वाणिज्यिक भागीदारी। तो यहाँ पर आप देखोगे कितनी पूर्ण धारणाएं सही है, तो इसमें एक सही है। ठीक है, पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर आपके स्क्रीन पर है, 45 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा, मैथ का क्वेश्चन है बच्चे।
चलिए, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर आवश्यक रूप से दिया है, और नहीं दिया है तो आइए समझते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं एक छात्र ने 5 विषयों की परीक्षा दी, प्रत्येक विषय में 6:7:8:9:10 के अनुपात में थे। यदि उसकी कुल प्रतिशतता कितनी है, कुल जो प्रतिशतता है वो 80% थी, तो बताइए कि उसने कितने प्रश्नों में अधिकतम अंकों के 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। यूपीएससी ने इसी पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा था बच्चे, और ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि लगभग मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ तो ये 2000 आई थिंक 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए उसी पैटर्न से हम करते हैं। देखिए कितना है, 6x हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, 6x 7x 6x 7x 8x 9x एंड 10x। ठीक है, ये आपके हमने मान लिया कि 6:7:8:9:10 को हमने x की फॉर्मेट में लिख लिया। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि कुल कितने हैं, 5 हैं। तो मैंने कहा भाई 6 के भी कितने थे, 100 थे, 7 के भी 100 थे, 8 के भी 100 थे, 9 के भी 100 थे, और 10 के भी 100 थे। तो टोटल ओवरऑल कितना हुआ, 500 आपका हो गया, मतलब कि 500 हो गया। ठीक है, अब हम जोड़ लेते हैं। अब इसको देखो, क्योंकि ये कह रहा है कुल प्रतिशतता, अब इतनी है कितनी, 80%, तो ये कितना हो गया, अगर आप इसको जोड़ोगे, जोड़िएगा इसको, ये हो जाएगा 19 और 6 हो जाएगा आपका 25 और 8 हो जाएगा 33 और 7 हो जाएगा कितना, 40। तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40x। अब प्रश्न के अनुसार आप चलेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि 40x बराबर कितना बच्चे, 40x बराबर आपका कितना है, तो हमें इसका निकाल लेना है। तो हम कहेंगे 40x कितने का है बच्चे, ठीक है, कितने का था, एक का था 100/500 बराबर कितना था, 80% था। ठीक है, कितना था, 80% था। 1 सेकेंड रुकिएगा, 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ठीक है 5 8 40, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो एक का मान अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, अब इसको कर दो, जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, x का मान कितना आएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कैसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 500 × 80/40x × 10, तो इसको 0 से 0 कर देंगे, और ये से ये चला जाएगा, और हम इससे काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x का मान बच्चे कितना हो गया, मुझे बताओ x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 10। तो पूछा क्या आपसे, 75% से, कितना है, 75% से अधिक, माना था हमने 100 था, 75% से अधिक का मतलब क्या है, आप कहोगे 100 × 100, तो कितना, 75, भाई कितना कहोगे, 75 कहोगे। अब मुझे बताओ, हमारा जो x का मान कितना आया था, x का मान आपका आया था 10। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, जैसे हम कहें तो 75% से क्या पूछा था, अधिक अंक कितनों को मिले। देखो बच्चे, जब हम 8x में रखते हैं, x का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 80 8 का, 9x में 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और आपका जो 10x में हम रखेंगे 10, तो कितना आ जाएगा, x का मान तो 10 ही है, तो कितना आएगा 100। तो ऐसे कितने हैं, इसमें 3 है। अब कहोगे सर 7x को क्यों नहीं ले रहे बच्चे, आप मुझे बताओ, अगर आप 7x का मान कितना है 10 लोगे तो कितना हो गया 70। 70 क्या आपका 75 से अधिक है, नहीं ना, तो इसमें कितने सही हैं, तो इसमें आप देखोगे प्यारे बच्चे, इसमें 3 सही हैं। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने सही हैं, इसमें 3 आपके सही हैं। इसी पैटर्न से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। बड़ी चलिए, तो केवल इसमें कितने हैं, 3 हैं, वो भी क्वेश्चन आपका 3 ही है, 2021 का है बच्चे वो क्वेश्चन, जो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा था। और इस टेस्ट की मैंने जो पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो ये टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ठीक है, मैं इसको अच्छे टेस्टों में रखूँगा बच्चे, क्योंकि इसमें पैसेज भी हो, चाहे उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हो, मैथ के क्वेश्चन हो, तो यूपीएससी के पैटर्न को इन्होंने फुल एंड फाइनल फॉलो किया है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। देखो, मैं सीसैट के चाहूँ तो एक ही क्लास में, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बड़ी क्लास हो जाती है। आइए देखते हैं क्या करें आपसे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 6 अक्षर को आरंभ से 10वें अक्षर से प्रतिस्थापित किया गया, मतलब कि छठे अक्षर को किससे, 10वें अक्षर से,
और पांचवें अक्षर को अंत से सातवें अक्षर से, ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है और आठवें अक्षर को अंत से पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो आपको परिवर्तित कोड इसका, ठीक है, बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपने क्या करना होता है, आप लिखते हैं ABCD। क्या लिखते हैं? ABCD, ABCD, EFGH, IJKL, IJKL, MNOP, QRST, UVX और फिर आ जाएगा बाईचैट। ये लिखते हैं, ठीक है, यही हैं आपके चार चार के फैक्टर। अब देखो यहाँ पर जो जो इसने कहा है उसको आपको रख देना है। पहले में कह रहे हैं कि छठे अक्षर को प्रारंभ से 10वें अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो पहला जो छठा अक्षर कौन सा होता है बच्चे? आपका F होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लें, ये देखो F होता है छठा अक्षर, ठीक है। अब इसको किससे करना है? 10वें अक्षर, मतलब कि 10वां अक्षर क्या होता है? J होता है। फिर दूसरे में क्या करें हैं? पांचवें अक्षर को, पांचवा अक्षर क्या होता है बच्चे? E होता है आपका। पांचवें अक्षर को अंत से सातवें अक्षर से, तो अंत से जब सातवां अक्षर आप आओगे इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा? ई को किससे कर रहे हो आप? फिर टी से कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया कि आठवें अक्षर को, अब देखो आठवां अक्षर क्या होता है आपका? एच होता है, गॉट इट, एच होता है। और फिर कह रहे हैं कि पहले अक्षर से, आठवें अक्षर को और अंत से पहले अक्षर क्या होता है आपका? जेड होता है। ये देखो पहला अक्षर जेड होता है। तो अब पूछ रहे हैं आप कोड दे करके आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको? इसका आंसर बताना है। मुझे बताओ प्यारे बच्ची, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ इसमें। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, परंतु आपको हार्ड लग सकता है। देखो, जब आपको एक शब्द दे दे, अब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज किया आपको, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द था इन्होंने थोड़ा सा, इनसे मिस्टेक हुई है क्वेश्चन बनाने में, थोड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक भारी ये हुई है कि जहाँ पर आपको, ठीक है, ये जो शब्द दिख रहे हैं, एक यहाँ पर जो शब्द लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था, मैं ये शब्द जो लिखना चाहिए था, अन्यथा ये आंसर नहीं आएगा। फिर ये जो शब्द आएगा वो आएगा आपका F, फिर उसके बाद में आएगा आपका REIGHT। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से 1 सेकेंड, इसको यहाँ से 1 सेकेंड रुको, हमारे पास हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, तो हमारे पास भी है, टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा, तो उसको यूज कर लेते हैं। चलिए अब आपके लिए पूरा शब्द ही लिख देते हैं, ठीक है। जो है यहाँ पर जो शब्द आना चाहिए था FREIGHT, ये वर्ड है बेटा। अब इसको आपको परिवर्तित करके बताना है। क्या करना है? अब आपने इसको परिवर्तित करके बताना है। तो क्या करना था आपने? जो है इसके मान को परिवर्तित कर देना था, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर आपको F है तो इसके नीचे क्या लिखना था? J लिखोगे, ठीक है। वहीं R तो नहीं देके रखा है, जब R नहीं देके रखा है तो क्या लिखेंगे? R ही लिखेंगे बच्चे, तो R लिख देंगे। E का मान क्या देके रखा है? E का मान T देके रखा है तो T लिख देंगे। I का मान कुछ नहीं देके रखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, I ऐसे रहने देंगे। G का मान भी नहीं दे रखा हमारे पास में, तो G को ऐसे लिखेंगे। H का मान भी नहीं देके रखा है, H को ऐसे लिखेंगे। और T का मान क्या देके रखा है? E लिखेंगे। लेकिन H का मान बच्चे क्या है? Z देके रखा है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा आंसर JRTIGZE। JRT, देखो JRT किस में है? JRT नहीं, ये भी नहीं है, X तो आएगा नहीं, तो C इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? C इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से आपसे, देखो रीजनिंग अब वो वाली रीजनिंग नहीं रही है जो 2020 से पहले पूछी जाती थी, ठीक है। 2020 से पहले के पेपर अगर आप देखोगे, अगर आज आप सीरियस एस्पिरेंट्स और यदि आपने 1-2 अटैम्प्ट्स दिया है, और क्योंकि पहले फेरे में अटैम्प्ट्स दे रहे हो
ठीक है, गंभीरता उसमें भी होती है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो उस पर सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, और क्वेश्चन आपका जो 47 नंबर का क्वेश्चन है इसको करेक्ट करने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि एक आपको नंबर देके रखा है और सबसे दाएं पूर्णांक के घन को ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो दाएं पूर्णांक का क्या है घन होगा उसका आपको, वर्ग नहीं घन। तो देखो क्या करना है, आपको कुछ भागफल दे के रखा है, मतलब कि इसका स्क्वायर में संख्या दे के रखी है 999 दोनों जगह। तो हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 का 4, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, कितना 4 चौक 16 तो 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, तो कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, आपका 3 बच रहा है। यहाँ से एक यूनिट डिजिट यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो 5 की पावर कितनी है 3 है, प्लस 6 की पावर कितनी है 3 है, प्लस 1 की पावर कितनी है 3 है। देखो क्यों ले रहे हैं हम 3, क्योंकि यहाँ पर भी 99 है, यहाँ पर भी 99 है, और यहाँ पर भी 99, ठीक है 999 है। तो इसलिए हर जगह अब आप अपने 1 को कर लिया, डिवाइड करके देख लिया, तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। तो मुझे बताओ 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में अंक आपका क्या आएगा 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में अंक आपका 6 ही आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 6 6 कितना होता है 12 होता है। आपको होगी सर 12 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे दाहिना। तो सबसे दाहिना कौन सा है, इस 12 में बेटा सबसे दाहिना 2 है, तो हम लिखेंगे 2। फिर उसने क्या कहा लास्ट में, ठीक है, सबसे दाहिना पूर्णांक के घन को ज्ञात करो। अब 2 का घन क्या होता है बच्चे, 2 का घन होता है आपका 8, और 8 जब होता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी, मुझे लगता है कि इतना डेप्थ में हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि इस पे x मान लो y मान लो, मैं वहाँ पर x y ज़्यादा मानने का प्रेफर करता हूँ जहाँ पर सवाल इस मेथड से नहीं होता है। ठीक है, x भी हमें आना चाहिए, ये मेथड भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ये मेथड वह मेथड होते हैं जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करते हैं। x से क्वेश्चन निकलता है, जल्दी भी निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48। कीबोर्ड पर 1 से 90 तक की संख्याएं टाइप करते समय 7 नंबर के बटन को कितनी बार दबाया जाएगा। अब मुझे बताओ, आपको कहा गया, कंप्यूटर पर आपको बैठा दिया गया और आपके सामने कहा गया कि हमें बताइएगा 1 से 100 में 7 कितनी बार आप दबा सकते हैं। 1 से 100 में आप 7 कितनी बार दबा सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर 20 बार। इससे ज़्यादा तो मैं दबा ही नहीं सकता, है कि नहीं, तो आप 20 बार दबाएंगे। बोले चलो सर ठीक है, ये तो 20 बार आपने दबा दिया, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि 7 को आप क्या है 20 बार दबाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि 100 को अगर 1000 में कहूं तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 900 है। तो देखो हम 2 मेथड होते हैं, लेकिन मैं एक मेथड को प्रेफर करता हूँ, तो उसी से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, देखो कैसे, आप मुझे बताओ 1 से जब हम 100 तक चले तो कितने आए, 7 20 आए। फिर मैंने कहा 100, फिर मैंने कहा 100 से अगर आप 199 तक जाओगे, अब भी तो 100 ही अंक है इसमें, तो फिर भी कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 7 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। फिर मैंने कहा कि अगर आप 200 से 299 तक आप जाओगे तो 20 कितनी बार आएगा, सॉरी 7 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा इसमें भी, क्योंकि 100 ही नंबर तो जा रहे हैं, 99 तक ही तो जाएगा। 99 के बाद में 100 हो जाता है, 97 तक कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे कि 300 से अगर हम 399 तक जाएं तो 20 जो 7 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। उसके बाद मैं कहूँ आपसे 400 से हम 499 तक जाएं तो 7 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा 500 से अगर हम 599 तक जाएं तो दो आपका वो कितनी बार आएगा 7 20 बार आएगा यहाँ पर भी। फिर 600 से अगर हम 699 तक जाते हैं तो 7 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। फिर हमने कहा सर 700 से अगर हम, ठीक है, 799 तक जाते हैं तो 7 कितनी बार आएगा, नॉर्मली कितने हम ही 20 बार आएगा। उसके पश्चात मैं कहूँ कि 800 से अगर हम 899 तक जाते हैं, क्योंकि 900 की बात की गई है, तो 20 7 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा।
व्हाट इट, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या? तो गिन लेते हैं कितने हो गए। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कितने हो गए? 180। ठीक, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं हुई? चलो अब मुझे बताओ, जब मैंने कहा आपसे कि 700 से अगर आप रैंडमली अगर आप जाते हैं 799 तक, तो मुझे बताओ 20 तो आपको मिलते हैं जो हमने काउंट कर लिए यहाँ पे, ये काउंट कर लिए। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात भी बताओ कि ये जो 700 है, जो 7 है आपका, जैसे 701 हो गया, 702 हो गया, 703 हो गया, और मैं कहूँ कि 799 हो गया, ठीक है, 798 हो गया, मतलब कि ये जो 7 आपके साथ चल रहा है कंटिन्यू, 7 तो 1 से स्टार्ट हुआ ना, तो 100 बार ये हो गया, ठीक है, जो आपका 700 से 799 तक करा, तो ये क्या है आपका 100 ये हो गया, तो 180 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा? 280। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई मेथड नहीं लगाना है बच्चे, आपको काउंट करना पड़ेगा, इसका कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं होता है, ये आपके बेसिकली नॉलेज पर आधारित, आपकी समझ पर, आपके बेस पर आधारित ये क्वेश्चन होता है। अब कोई भी संख्या, देखो ध्यान रखो, 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या आप कहो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी संख्या, एनीथिंग, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 नहीं, ठीक है, आपका 1 से 9 तक कोई भी संख्या है आपकी, तो वो कितनी बार आती है? 20 बार आती है, ये ध्यान में रखना। 1 से 9 तक की कोई भी संख्या 100 में 20 बार आपकी आती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 280। व्हाट इट, चले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। इसमें मेथड होता है, देखो ये सब आपकी अगर आपका अप्रोच है सीसैट को लेकर के अच्छे से, तो आप इनका आंसर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं, मान लीजिए 356 का कितनी पावर दे के रखिए? 200, माइनस 344 की पावर भी 200 है, को 700 से विभाजित करने पर शेषफल n आता है। फिर उन्होंने कहा कि 500 ब्रैकेट में और उसकी पावर 500 n का मान बताओ। तो आपको क्या करना है? n का मान बताना है। देखो इजी है। मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे एक बात बताओ कि जब हम, एक फार्मूला आता है x की पावर n माइनस बाई की पावर n, ठीक है, और एक आता है यदि सभी सम हो तो विभाज्यों में हम करते हैं x प्लस बाई, ठीक। इसलिए अगर हम देखें 356, ठीक है, क्योंकि हमसे इसकी पावर पूछी गई है ना 500, 356 की पावर 200 माइनस 344 की पावर 200, पावर तो सेम है। और जब आप इसको घटाओगे, तो कितना आएगा? एक तरफ घटाना एक तरफ जोड़ना, और जब आप इसको करोगे फिर आएगा ये एक तरफ, ठीक है, बिल्कुल इसमें फार्मूले में रखते हैं, ये आ जाएगा 356 प्लस 344, ठीक है। अब किससे भाग देंगे हम? 7 से विभाजित करते हैं, अर्थात इसको हम 700 से विभाजित करते हैं, 700 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आ रहा है? अगर आप इसको रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है। आप कहोगे सर आपने करके नहीं दिखाया और आपने 0 बता दिया। देखो बच्चे कैसे करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मुझे बताओ कि 356 प्लस 344 को आप ऐड करो, यहाँ पे हमने फार्मूला के साथ ऐड किया, तो ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 1, 6 5 9 और 1, सॉरी 4 और 5 9 और 1 10 का 0 1, यह है 3 और 3 6 और 1 7। अब मुझे बताओ 700 को 700 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा? 0, मतलब कि पूरा पूरा कट गया। वैसे तो 1 लिखते हैं लेकिन नहीं, 0 आएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स मुझे आप बताओ कि 500 की पावर कितनी है? 500 n है, n का मान कितना आया है? 0। अब किसी की संख्या अगर हम 0 लग देंगे तो उसका मान भी 0 हो जाएगा। और ध्यान रखना, किसी के भी अगर पावर में 0 होता है तो वो संख्या 1 बन जाती है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 1। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? 1 रिमाइंडर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 1 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख दर्द, तो आप बता सकते हैं। नहीं समझ में आया फिर से हम बता देंगे, ठीक है।
गुणा में घातें जुड़ती हैं और ये यहाँ पर माइनस कर रहा है तो माइनस भी आप कर सकते हैं, तो फिर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। गॉट इट? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अच्छा 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये कह रहे हैं आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन में कि एक 131 अंकों की संख्या बनाई जाती है जिसमें पहले 70 प्राकृतिक संख्याएं एक के बाद एक लिखी जाती है, अर्थात ये आपको नंबर दे के रखा है और इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या पूछ लिए, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए, कैसे होगा ये सब कैसे होगा सर। 8 से विभाजित तक का आपने रूल पढ़ा है, 8 से विभाजित का आपने रूल पढ़ा होगा। हम अंतिम 3 अंकों को विभाजित करते हैं, ध्यान रखना। 8 से विभाजित का रूल होता है, जब आपने डिजिवलिटी का रूल पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ते हैं डिजिवलिटी बाय 2, तो 2 का क्या होता है, अंतिम जो दी गई संख्या है उसमें अंतिम अंक सम होना चाहिए। वहीं आप पढ़ते हो डिजिवल बाय कितना, 3 का रूल, तो 3 का आप पढ़ते हो तो आप कहते हो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। वैसे ही आप अगर 4 की देखें तो 4 में क्या लगेगा, 2 का ही रूल लग जाएगा, 5 में तो 5 का ही लगता है, या तो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या 0 है कि नहीं, तो उसको सबको विभाजित कर लो। उसके साथ साथ 6 का पढ़ा होगा, तो 6 का जब आएगा डिजिवलिटी का रूल तो आपको 2 और 3 की बात करते हो। तो खैर ये वहाँ पर होती है डिस्कस, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर केवल आपको बताना था। तो जब 8 की बात आती है, जरा समझना, मैं आपको एक और बात बताना चाहता, जब 8 की बात आती है, ठीक है, 8 की बात आती है तो 8 की डिजिवलिटी में 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ कहेंगे 4 दूनी 8, तो मतलब कि 2 दूनी 2 4, मतलब कि सर बात तो ये हुई कि 2 का आप देखोगे डिजिवलिटी का रूल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, 2 की डिजिवलिटी का रूल लगना चाहिए। कुछ कहेंगे ठीक है सर 2 की का लगा दो, 2 की का लगाओ, तो वो कहता है कि अंतिम संख्या सम होनी चाहिए। तो अंतिम संख्या तो सम है, 0 है कि नहीं, अंतिम संख्या 0 है, 2 है। लेकिन 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 संख्याएं, तो अंतिम 3 संख्याएं लेंगे 970 और इसको 8 से विभाजित करेंगे। देखो 2 से काटो, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से काटो, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको काटो 4 से, 4 का ना 4 पूरा कट गया, ये भी 4 का ना 4, कितना बचा, 2 बचा बच्चे, ठीक है, ये हो गया 25। तो देखो कितना हो गया 25। वेन सेकेंड रुको, 4 का ना 4 और 4 का ना 4, 2 25, इतना ही जा रहा है ना, गलती तो नहीं हुई है कहीं भी। 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, क्योंकि कभी कभी गलती भी हो जाती है। 8 का ना 8, 1 बचा, 17 हो गया, 8 दूनी 16, 1 बचा 10 हो गया, 8 का ना 8, ठीक है, 2 शेष आ रहा है, कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, बस खत्म, इतना ही था, इसमें और कुछ था ही नहीं। शेष फल आपसे पूछा है। देखो जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होगी तो आप इसका आंसर दे दोगे। डिजिवलिटी का रूल अगर आपको पता होगा, नहीं तो बच्चे पावले हो जाओगे आप इसमें, ऐसे ये डैट डैश करके अब क्या करें, या तो स्किप करोगे, और बहुत ईजी है, जिस स्टूडेंट को पता है 8 का अच्छा लास्ट के थ्योरी रीजर तो आप कर दोगे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पैसेज है आपका आपकी स्क्रीन पर। वैश्विक जलवायु एकजुटता के प्रति भाषाई प्रतिबद्धताएं बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन जलवायु वित्त की वास्तविक कार्यप्रणाली अब भी ऐतिहासिक असमानताओं और शक्ति के एक तरफा प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है। विकसित देश अपने असमान रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जलवायु सहायता को प्राय तकनीकी अनुपालन और संस्थागत तत्परता जैसे मानदंड से जोड़ देखते हैं। इससे उत्सर्जन का उत्तरदायित्व मूल रूप से उत्तरदायी देशों से हट करके सहायता प्राप्त करने वाले देशों पर स्थानांतरित हो जाता है। साथ ही कार्बन ऑफसेट बाजार जैसे व्यवस्थाएं पर्यावरण संरक्षण को एक वस्तु में बदल देती हैं। ये बात सही है। यहाँ से देखो जो चल रहा है ना आपका कार्बन मार्केट,
वस्तु में बदल देती हैं, जिससे अधिक उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को अपने घरेलू ढांचे में कोई मूलभूत बदलाव किए बिना अपनी जलवायु संबंधी उत्तरदायित्व को बाहर स्थानांतरित करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की जलवायु वित्त व्यवस्था एक ऐसी संरचना में बदलने का खतरा उत्पन्न कर देती है जिसमें नैतिक तत्कालिकता को बाजार के साधनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है और जवाबदेहिता को पात्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपने देखा होगा जब आज क्लाइमेट फंड की बात होती है, क्लाइमेट जो फंड मिलता है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि अजरबैजान के बाकू में जो हुई COP29 और उसमें किस तरीके से भारत ने कहा कि 100 से अब 300 बिलियन डॉलर को बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, NDC पढ़ा होगा, नेशनल जो आपका कंट्रीब्यूशन, तो आपने ये सब पढ़े होंगे क्लाइमेट में, ठीक है। तो वहाँ से ये उसके ऊपर ही पूछा गया है। वो कहते हैं कि आपका भी दायित्व बनता है, आप भी तो कम करो। विकसित देश कहते हैं गरीबों से, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील अल्प विकसित देश हैं, आप भी कम करो, हम भी कम कर रहे हैं। तो वो उसी पर ये पैसेज बना हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि जलवायु वित्त ढांचे को तेजी से इस तरह से संरचित किया जा रहा है कि जलवायु कार्यवाही का नैतिक बोझ प्राप्तकर्ता देशों पर हस्तांतरित हो जाए। मतलब कि इनका जो मूलभूत मोटो रहता है कि हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करें कहाँ पर, जो आपके प्राप्तकर्ता देश हैं, बिल्कुल प्राप्तकर्ता देशों पर, जो उसको आप देखो थोड़ा बहुत भी फंड मिल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी। दूसरा है कि जलवायु सहायता से जुड़ी शर्तें प्राय औपनिवेशिक तर्क को कायम रखती हैं, संस्थागत प्रदर्शन के मामले में के रूप में प्राणीगत उत्तरदायित्व को पुनः परिभाषित करती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चे, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, और भी है स्टेटमेंट, पहला दूसरा तो सही है। तो अब देखो, जब पहला दूसरा सही है तो आंसर तो आपका आना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो राइट आंसर तो ए आ गया। तीसरा गलत है क्या, चलो देखते हैं। एलिमेंट तो कह रहा है ऑफसेट बाजारों के माध्यम से कार्बन प्रबंधन का कमोडिटीकरण स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ाता है और पर्यावरण एजेंसी को समान रूप से पुनर्वर्तित करता है। नहीं बच्चे, ये गलत है। चौथा सही है कि जलवायु क्षरण में अपनी भूमिका को स्वीकार करने के बावजूद विकसित देश परिवर्तनकारी जवाबदेहिता से स्वयं को अलग रखते हैं और वो कहते हैं कि आपने किया है, आप इसके जिम्मेदार हैं। तो इसका 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूर्व धारणा पर है, बताइएगा। देखिए, पहला है कि जलवायु वित्त में उपयोग किए जाने पर बाजार आधारित साधन वैचारिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं जो गहरी संरचनात्मक असमानताओं को अस्पष्ट करते हैं। तो क्या यह वाली बात सही है, तो आप कहोगे जी हाँ, ये बात सही है। दूसरा है कि जलवायु सहायता के लिए पात्रता मानदंड स्वाभाविक रूप से उन देशों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं या किए गए हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है। नहीं बच्चे, सबसे कम योगदान दिया है। भाई आप मुझे बताओ, भारत ने क्या इतना, आप देखोगे जो क्लाइमेट चेंज में भारत ने इतना योगदान दिया है कि क्लाइमेट इतना परिवर्तित हो जाए? नहीं ना, ये तो विकसित देशों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निगरानी ढांचे का निर्बंधन रूप से हमारे रोजमर्रा के डिजिटल इंटरफेरेंस समावेश अब एक सामान्य बात बन गई है। कौन सी? निगरानी ढांचा। मतलब कि हमारे ऊपर आज आप देखोगे विभिन्न तरीकों से निगरानी रखी जा रही है जिससे सुविधा के नाम पर स्वीकार कर लिया गया है। समकालीन प्लेटफॉर्म एक दिखावटी विकल्प भ्रम रचते हैं, जैसे ऑप्ट इन चैट वॉक्स या आकर्षक सहमति बैनर, जिनके जरिए सहमति को उनके नैतिक आधार से काट कर केवल एक व्यावहारिक प्रक्रिया या क्रिया में बदल दिया जाता है। एल्गोरिदमिक जो आपकी प्रणालियाँ हैं, जब उपयोगकर्ता के अनुभव और ध्यान को लगातार आकार देने लगती है तो स्वायत्तता का अंत नहीं होता, बल्कि उसे सूक्ष्म तरीके से पुनः परिभाषित कर लिया जाता है। क्या है? उसको पुनः परिभाषित किया जाता है।
या कर लिया जाता है। एक ऐसी मशीनीगत आप देखोगे प्राणी है जो कि निजिंग पूर्वानुमान और व्यवहार नियंत्रण पर आधारित है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अभाव नहीं होता। इस प्रकार स्वतंत्रता का मतलब कि आपकी स्वतंत्रता भी छिन रही है। आप जो फ़ोन चला रहे हैं, आप अपने अनुकूल नहीं चलाते फ़ोन, ध्यान रखना। आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, मान लीजिए आप गए क्रोम ब्राउज़र पर, आपने कुछ सर्च कर लिया, सामने देखा यूट्यूब में भी वो दिख रहा है। अब आपकी ये नहीं थी मेंटेलिटी की आप उसी को देखोगे, बट आप उसी को देखोगे, आपको वही रिकमेंड कर दिया गया क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आपकी क्या है, स्वतंत्रता का तो हनन हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप पे ऐड चल रहे हैं दबा के, आप ऐड देख ही नहीं रहे, आप देख क्या रहे हैं, उस पार्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं लेकिन ऐड चल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, बल्कि एक ऐसा एल्गोरिदम स्वतंत्रता का उदय होता है जिससे कि डेटा पूंजीवाद और शोषणकारी तंत्र के लिए मतलब कि ढाल लिया गया है। अब इससे क्या होता है, डेटा पूंजीवाद और शोषणकारी तंत्र जो आपके तंत्र के लिए ढाल लिया गया है, इससे उपयोगकर्ता की ऐसी एजेंसी बची रहती है, लेकिन अब वह एक ऐसी प्राणी की सेवा में आ जाता है जो उसके ही व्यवहार को संसाधन बनाकर उपयोग करती है। आपका ही तो जो व्यवहार है इसी को संसाधन बनाया जा रहा है और आपके डेटे को आप देखोगे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को बेचा जा रहा है। ये स्वाभाविक है, ये चलता है। हमने इतने एप्लीकेशन को, जब से फ़ोन लिया होगा आपने, इतने एप्लीकेशन को एक्सेस दे दिया होगा, आप भी कल्पना नहीं कर सकते कितने ऐप आपके फ़ोन से गए आए, है कि नहीं। तो यही सब कुछ है। तो आपसे क्या पूछा है 53 नंबर में, निष्कर्ष पूछा है। पहला, डिजिटल सहमति को पूर्व निर्धारित निगरानी प्रथाओं को वैध बनाने के लिए एक मुखौटा के रूप में वस्तु के रूप में प्रयोग किया गया है। ये बात सही है क्योंकि ये प्रयोग ही किस तरीके से कर रहे हैं आपको पता भी नहीं होने दे रहे और चीज़ें वो सारी कर रहे हैं, बात एकदम सही है। एल्गोरिदमिक शासन के तहत स्वायत्तता को नष्ट नहीं किया जाता बल्कि डेटा पूंजीवाद की अनिवार्यताओं को स्थापित करने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। ये बात सही है क्योंकि इससे आपकी जो स्वायत्तता है वो बनी रहती है, परंतु उससे पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिलता है। प्लेटफॉर्म डिजाइन प्रथाएं पारदर्शी, सुलभ गोपनीयता उपकरण प्रदान करके सूचित निर्णय लेने के लिए उपयोगकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाती हैं। अब बेटा ये गलत है क्योंकि इसमें सार्थक जो गोपनीयता, पारदर्शिता का कोई प्रमाण ही नहीं रखा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर होता तो फिर बड़ी कंपनियों को नहीं बेचता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो सी आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। अब या तो आंसर बी होगा या ए होगा। एल्गोरिदमिक अवसंरचनाएं एजेंसी को पूरी तरह से अक्षम कर देती है जिससे उपयोगकर्ता ऑनलाइन किसी भी स्वयं निर्देशित व्यवहार का प्रयोग करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि उनको स्वायत्तता की समाप्ति किया जाता है बल्कि वो अधिकृत हो जाते हैं। उसकी स्वायत्तता तो बनी रहती है लेकिन वो अधिकृत कर लिए जाते हैं। आप अपनी पसंद से नहीं, हमारी पसंद से आप करोगे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व धारणाएं, अजम्पशन। डिजिटल सहमति की कार्यक्षमता उन प्राणियों को वैध बनाने का कार्य करती है जिनमें अन्यथा नैतिक औचित्य का अभाव होता है। क्या बात सही है? तो आपको जी हाँ, ये बात सही है। जब तक औपचारिक सहमति प्रक्रियाएं प्रस्तुत की जाती हैं तब तक उपयोगकर्ता एल्गोरिथम प्रभाव से अप्रभावी रहते हैं। देखो बच्चे, ऐसा नहीं है वो अप्रभावी नहीं रहते हैं बल्कि वो खासतौर पर उपयोगकर्ता को प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड गलत है, पहला सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पूर्व धारणा आपसे पूछी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 55 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आपको क्या पूछा गया है? 343 समान टुकड़ों में एक घन पासा, पढ़ते हैं कि नहीं? ये सब तो पढ़ा होगा आपने। सॉरी, ये ऐसे आता है, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। मैं शो कर रहा हूं, आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं ये आपने पढ़ा जरूर होगा रीजनिंग में।
यूपीएससी कहता है कि मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन आवश्यक रूप से दूंगा, ठीक है। ये पासे पे आपने जरूर पढ़ा होगा, ये अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, सेल्फ भी अगर करते हैं तो तब भी पढ़ा होगा। अब ये कह रहे हैं कि 343 समान टुकड़ों में एक घन को काटने के लिए न्यूनतम कितने कांटों की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ ये 343 किस संख्या का घन है, मुझे एक बात बताओ, ये किसी संख्या का घन है बच्चे, बताओ किसका घन है 343। आप कहोगे 6 का, 6 का अगर होता तो लास्ट में 6 ही होता। आप कहोगे 7 का, ठीक है 7 का देख लेते हैं, 7 सत्ते 49। भाई देखो ना आता है तो ऐसे कर लो, 9 सत्ते 63, 3 है तो 6, 7 चौक 28 और 6 34। बात तो सही है, तो किसका है ये घन है आपका 7 का, ठीक है। तो n बराबर जो संख्या है वो आपकी कौन सी है 7 है। अब आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम काटने की आवश्यकता कितनी होगी, तो मुझे आप बताओ n-1 इसका आता है, तो आप कहोगे 7 - 1 मतलब कि 6 और कितनी 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो कितना हो जाएगा 6 + 6 + 6, तो कितना हो गया 18। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी। देखो मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, 10 से 15 स्टूडेंट्स का डेली बेसिस पर ये डाउट रहता है और वो मेरे पास व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे या फिर कमेंट्स में भी अपने डाउट को लिखते हैं, तो वो उनका डाउट सोल्व करवा दिया जाता है, कर दिया जाता है। चलिए देखिए, एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जिससे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। बच्चे क्या कर लिया कि एक निश्चित धनराशि, देखो अभी हमने जो आपका टेस्ट नंबर 7 था, आई थिंक 6 था या 7 था, मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने किया था आपसे, ठीक है, मैंने खुद करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, जो सीसैट का टेस्ट नंबर 7 है या 6 है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने देखे होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता है, ध्यान में रखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना होता है, ये क्वेश्चन आपको समझना होता है, बताना होता है, ठीक है। जैसे प्रश्न और 2 कथनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और इसका आंसर दें। ये कह रहे हैं 3 वर्षों बाद उस राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें निकालना है कि 3 वर्षों के बाद जो राशि होगी उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब किसी निकालना है, स्वाभाविक है। अब पहला कथन पढ़ो, ये कह रहे हैं कि समान राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में के लिए साधारण ब्याज 4000 है। ब्याज दर साधारण तथा चक्रवृद्धि दोनों के लिए समान है, मतलब कि जो आपका, ठीक है, ब्याज दर है वो दोनों के लिए समान है, ठीक। दूसरे में कह रहे हैं आपसे समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2050 हो जाएगा। तो बताइएगा कौन सा सही है, बताओ। आप इसका आंसर कि आपसे पूछा CI, देखो बेटा आप 2 से भी निकाल सकते हो इसका, इससे भी निकाल सकते हो। जब 1 से निकालोगे ना आप, तो इससे पूरा अमाउंट निकाल करके आप बता सकते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन है, जो आपका, ठीक है, रेशियो है, वो तो इन्होंने कहा दोनों में समान है, चक्रवृद्धि में उसमें, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान लीजिए 10% मान सकते हैं, 5, जो भी आपको मानना है। तो हाँ, इसका आंसर दोनों से दिया जा सकता है। तो पहले वाले से धन निकाल लेंगे और दूसरे वाले में चक्रवृद्धि ब्याज हम बता देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट भाई देखो, ये क्वेश्चन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ। एक क्वेश्चन आपका 57 नंबर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर बच्चे 57, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो आपसे बनता ही है। उसके पश्चात 58 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका भी क्या करना है आपको, आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के हैं, बहुत ईजी से हैं, सभी लोग जानते हैं रीजनिंग के सवाल, तो आप बताइएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इसको मत कहना कि ये सवाल हार्ड दे दिए सर, है ना, तो ये तो ईजी है। आओ देखो, जो हार्ड होगा मैं उसके लिए स्वयं तैयार हूँ और मैं खुद करूँगा। जब घड़ी में समय 8:40 होता है, मतलब कि 8:40 होता है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। कोण आपको बताना है। कोण बताने के लिए क्या करते हैं,
30H माइनस 11/2M, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो है बेटा इसको नोट डाउन कर लो या याद कर लो। तो देखो अब इसी में रखना है, हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो आप कहोगे 30, H का मान कितना है 8 घंटे, मतलब कि 8 बज रहे हैं, माइनस 11/2 और जो मिनट दे के रखे हैं M का मान मतलब कि आप देखोगे 40, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसको पढ़ो, 8 दिया 24, 240 माइनस 11 दूनी 22, कितना आएगा बेटा, 11 दूनी 22 0, तो 220, तो कितना आ जाएगा आपका 20। मतलब कि ये हुआ कि वो जो आपका कोण होगा, वो जो उस समय सुई के बीच का कोण होगा, तो वो 20 डिग्री का बनाएगी। क्या ये बात सत्य है? चलिए आइए, एक तो ये सूत्र से हो गया, मैं एक और आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये तो फार्मूले से हो गया, तो 20 डिग्री आ गया। अब देखो और भी समझ लेते हैं। आपने बनाया घड़ी, मान लीजिए ये 12 है, इसको 12, 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, क्या कह रहे हैं आपसे, 8:40। मुझे बताओ बच्चे, जो घंटे की सुई है वो कहाँ पहुँची होगी? वो घंटे की सुई तो आपकी 7:30 से तो ऊपर निकल गई। 8:40 की बात हो रही है, तो 8:40 का मतलब ये हो गया मोटा मोटा कि घड़ी जो घंटे वाली सुई है ना, वो कहाँ पहुँच चुकी है, वो लगभग आप देखोगे 9 से थोड़ी सी पीछे आ गई है। ये कौन सी है? H वाली सुई है। 40 मिनट का मतलब ये होता है 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, कितना, 8 पंजे 40। मतलब कि जो मिनट वाली सुई है वो आपकी 8 पर रुकी हुई है और ये 9 से पीछे। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे जो इसके मध्य का बीच का कोण कितना होगा, ये पूछा है ना आपसे, तो कितना होगा? एक में जो आपका 1 डिग्री जब चलती है वो आपका, सॉरी, एक अगर आप 1 मिनट चलते हैं तो कितने का बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें 5 का अगर हम देखें तो 5 6 पंजे 30, लेकिन अभी क्या है, अगर ये 5 होता पूरा, ठीक है, अगर ये 5 मिनट चल जाती तो ये 9 पे पहुंच जाती। मतलब कि ये हुआ कहने का कि ये जो आपकी सुई है मिनट और घंटे की, इसके बीच का अगर हम देखें तो लगभग ये आपकी कितने पर होगी? ये ना तो आपकी 4 पर है, ना 5 पर है, ना 3 पर है। अगर मैं कहूँ ये 4 पे, मान लो कि ये 4 पे थी, मतलब कि ये यहाँ पे जो 5 मिनट का गैप होता है लेकिन 4 पे पर थी, तो आप देखोगे 6 चौक 24, तो ये तो जब भी ज़्यादा हो गया, 24 तो नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये जो सुई थी, ये सुई आपकी लगभग कितने मिनट का गैप दर्शा रही थी? 3.5 मिनट का दर्शा रही थी। कितने का? 3.5 मिनट का। और जब आप देखोगे 6 पंजे 30 और 3, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 21, आप कह सकते हैं कि ठीक है, माइनस इसमें आ जाएगा 21 का। तो लगभग ये कितना था? 3.5 मिनट का गैप था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे निकाल लें या फिर वैसे निकाल लें, बात वही। चलिए आंसर आ ही जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत इजी है। अब मुझसे ना कहना इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन सर आप ही करा दो। एवरेज के सवाल तो आते होंगे, एवरेज के सवाल तो आते होंगे सबको। देखो, कक्षा के कुल 90 लड़कों का औसत 50 किलो। देखो जो कुल लड़के हैं वो कितने हैं? 90। इनका जो औसत है बच्चे कितना है? 50। तो कितना हो गया? 9 पंजा 45 00, तो कितना था? अब टोटल जो औसत आया वो 4500 आया, ठीक है। ये कुल का है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये कुल लड़के हैं, कुल। अब इसी में से, इन कुल में से ये कह रहे हैं कि 40 लड़कों का, ठीक है, कितने का? 40 लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है? 40 है, 40 किलोग्राम है। तो 4 चौक कितना हो गया? 1600, ठीक है। अब बचे कितने? 50 बचे होंगे कहीं ना कहीं। फिर वो कह रहा है कि 30 लड़कों का एक समूह का औसत वजन 50 है। अब उसके बाद कहा उसने जो 30 लड़के थे उनका औसत वजन था 50, तो कितना हो गया? 5 तिया 15, 1500 ये हो गया। अब टोटल ओवरऑल लड़के कितने हो गए? देखो
4 और 3 कितने हो गए बच्चा? आपके हो गए 7, 70। 70 लड़कों का हमने निकाल लिया, ठीक है। 70 लड़कों का कितना हो गया? आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32, 3100 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 जो लड़के हैं उनका जो एवरेज टोटल आया वो 3100 आया। अब मुझे बताओ कि टोटल 90 लड़कों का कितना था? 45 था। तो आपको क्या करना है, 45 में से 3100 घटा देना है, 0 0 4 1 14, ठीक है। अब यहाँ पर लड़के कितने हो गए? 30 ये थे, 40 ये थे, कितने हो गए? 4 और 3 70, टोटल थे 90 और माइनस 70, तो बचा कितना? 7 और 2 9, मतलब कि 20 लड़के बचे। अब 20 लड़कों का जो एवरेज आपको निकालना है, तो आप कहोगे 1400 तो है टोटल, 20 से काटोगे 0 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 70। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो शेष लड़के थे 20, उनका जो एवरेज आया वो आया था 70। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? 70। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? चलिए, पैसेज है और ये पैसेज मैं चाहूँगा कि आप इस पैसेज को पढ़ें। मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूँ। एक पैसेज ईमानदारी से आप पढ़िएगा, आराम से पढ़ो, चलो पढ़ो, क्योंकि अब इसका आंसर देखो, आंसर आप पैसेज पढ़ो, पढ़ो मेरे कहने से पैसेज पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज पढ़ो, पूरा पैसेज ठीक से पढ़ो आराम से। और इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, सारी चीज़ दूंगा, फिर आपका ये जवाब नहीं आएगा सर इसका आंसर बता दोगे, ठीक है, इसलिए मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो, आप पढ़ लिए, चलो पोज करके पढ़ लो या ऐसे ही पढ़ लो चलती क्लास में। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे क्या पूछ रहा है? विवेकपूर्ण निष्कर्ष, ठीक है, सार इसका, किसका? जो सार है पैसेज का, उसके बारे में पूछा है। तो बताओ, अब इसके ये पढ़ो स्टेटमेंट दोनों, वीडियो को पोस्ट करके आराम से पढ़ो, पढ़ो, पढ़ लिए, चलो अब इधर आ जाओ। अभी इधर हो रहे हैं, एलिमेंट मेथड लग रहा है तो उसको भी लगाओ, पढ़ो, 2 स्टेटमेंट हो रही है। लगा दिया आंसर? चलो अब 62 का भी पूर्व धारणाएं बनाओ, बना लिए। अब देखो बेटा, आपने जो भी इसका आंसर दिया होगा यहाँ पे दे दो, ठीक है। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका 61 है, 61 नंबर है, ठीक है, इसको आप अपने अनुसार पढ़ें और फिर इसका आंसर दें, ठीक है, फिर इसका आंसर दें। और यदि आपका गलत आंसर आता है, ठीक है, तो आप उसको मैच करें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हम दृष्टि आईएएस की आपके साथ में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके सारे प्रिंट नोट्स में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो बच्चे आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको चाहें तो निकलवा लें, नहीं तो आप OMR शीट रखें अपने पास, कोई डिवाइस होगी आपके पास, फ़ोन या लैपटॉप या जो भी टैबलेट, तो टैब पे या लैपटॉप पे या फिर फ़ोन में, तो आप उसमें गोले भरें, बबल्स ज़रूर भरें, एकदम बैठ के ऐसे पेपर, इस तरीके से आप इसको करें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। आइए इसको मैं करवाऊँगा। एक पैसेज मैंने आपको दिया है, ठीक है, तो उस पैसेज को अवश्य रूप से करें। देखिए क्या है, आइए देखते हैं पैसेज। नेक्स्ट, 62 तक हो गया। 62, ये जो 61 62 आपके लिए दिया था एक पैसेज, आइए देखिए। सार्वजनिक जीवन की कलात्मक मध्यस्थता एवं एल्गोरिदमिक मध्यस्थता में निर्णय लेने की समय अवधि को पुनः व्यवस्थित, मतलब कि आप देखोगे कॉन्फ़िगर किया जाता है। भविष्य में व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान वर्तमान में
चलो देखो, ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन की कलात्मक मध्यस्थता या एल्गोरिदमिक मध्यस्थता में निर्णय लेने की समय अवधि को पुनः व्यवस्थित मतलब कि कॉन्फ़िगर किया जाता है। भविष्य के व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान वर्तमान में कार्रवाई योग्य हो जाती है। जो अक्सर उचित प्रक्रिया विचार विमर्श के या मानवीय निर्णय को पूर्ववर्त कर देते हैं। यह पूर्वानुमानात्मक तर्क शक्ति जो संभाव्य प्राधिकरण द्वारा छिपी होती है एक विधिक विस्थापन को जन्म देती है, जिसमें व्यक्तियों को उनके लिए किए गए कार्यों के बजाय उनके सांख्यिकीय प्रवृत्तियों के आधार पर नियंत्रित किया जाता है विरोधाभासी रूप से, जबकि ये प्राणियां वस्तुनिष्ठता का दावा करती हैं। ये अपारदर्शी फीडबैक लूप को क्रियान्वित करती हैं जो प्राणीगत पूर्वाग्रह को गुणात्मक मतलब कि कंप्यूटेशनेबल तटस्थता के आवरण के तहत दृढ़ कर सकती हैं। इस प्रकार जवाबदेही की नैतिकता संरचना जो पहले पूर्ववर्ती कारणों में निहित थी, इस प्रकार अपील के बिना पूर्वानुमानित शासन मतलब कि आप देखोगे इन्होंने बोला है कि पूर्वानुमानित जो शासन है, ठीक है, एंटीसिपेटरी गवर्नेंस द्वारा तेजी से प्रतिस्थापित की जाती है। ठीक है, ये उसके बारे में आपसे पूछा गया। अभी और है पैसेज। अब पूछा क्या आपसे, निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष पूछा जा रहा है। देखो पहला पैसेज पढ़ो। ये कह रहे हैं पहला जो आपका एल्गोरिदमिक शासन ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जो सत्यापित कार्रवाई के बजाय अनुमानित व्यवहार के आधार पर व्यक्तियों को दंडित करते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है, क्योंकि अब तो वहाँ से चीज़ें हो रही हैं। भविष्य सूची प्रणालियाँ खासतौर पर कारणों को संभाव्य रूप से विस्थापित करके कानूनी उत्तरदायित्व और मानवीय निर्णय के मूलभूत मानदंडों को नष्ट कर देती हैं। क्या ये वाली बात सत्य है? तो आप कहोगे जी हाँ, ये बात एकदम सत्य है। एल्गोरिदमिक न्याय ढांचे का उदय स्पष्ट रूप से पारदर्शिता बढ़ाता है और प्रक्रियात्मक मनमानी को समाप्त करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत, क्योंकि परिच्छेद में ऐसी प्राणियों को अपारदर्शी कहा गया है और ये क्या कह रहे हैं, पारदर्शिता बढ़ाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हुआ गलत। अब जहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, आपका आंसर डी नहीं होगा। चौथा है कारण और प्रभाव के अस्थायी व्युत्क्रमण में पूर्वानुमानित तर्क के तहत जवाबदेही की नैतिकता संरचना वादित की जाती है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑडिट नेक्स्ट। ये पूछ रहे हैं आपसे पूर्व धारणा है, अजम्पशन। देखिए पहला है कि शासन मतलब कि गवर्नेंस में पूर्वानुमानित प्रौद्योगिकियां विमर्श आधारित जवाबदेही को संभाव्य नियंत्रण से बदलने का खतरा उत्पन्न करती हैं। नंबर 2, विधिक डोमेन में एल्गोरिदमिक तर्क का अनुप्रयोग उच्च नैतिक स्थिरता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। पूछा है पूर्व धारणाएं मान्य है, तो बताओ कौन सी पूर्व धारणाएं मान्य है। देखो बेटा, जो पहला स्टेटमेंट है बच्चे, वो आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। परंतु दूसरे स्टेटमेंट को हम देखें, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि प्राणियों को पक्षपात को बढ़ावा देने के रूप में वर्णित करता है, ये निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली नहीं होती है। इससे क्या होती है, वो पक्षपात कर जाता है एल्गोरिदम। ठीक है, वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता कम है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो पूर्व धारणा कितनी है, केवल एक। चलिए आइए देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले मेथड पर ये क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा वो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। केवल जो इसको समझ गया आंसर वही स्टूडेंट्स इसका दे पाएगा, अन्यथा फिर आपको बहुत हार्ड ये लगने लगेगा। इसलिए कहता हूँ कि परमुटेशन और मैथ में खासतौर पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और वर्क, ये वगैरह, तो इनको एवरेज, ये 4-5 हैं ऐसे टॉपिक, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो इनफ। देखिए, यदि 2 छात्र हमेशा साथ रहते हैं तो 25, जरा समझना,
दो छात्र हमेशा साथ रहते हैं। अब मुझे बताओ, दो छात्र हमेशा साथ रहते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो 25 छात्रों को वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये सर्किल है आपकी, मान लो ये टेबल है, 25 को आपको बैठाना है ऐसे, 1 2 3 4 5, कल्पना करो ये 25 ही हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन मान लो कि 25 हैं ये, ठीक है, ये 25 बैठे हुए मानो। अब इसी में से हम यहाँ से दो ले लेते हैं, एक ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, मान लो कि ये ए था और ये बी था। अब ये हमेशा साथ रहेंगे, मतलब कि दो साथ रहेंगे, जरा समझना, दो इसमें हमेशा साथ रहेंगे। अगर दो आपके साथ रहेंगे बच्चे, टोटल थे आपके कितने 25, और दो साथ रहेंगे तो बचेंगे कितने 23 बचेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, यहाँ से इस रफ कर रहा हूँ, दो तो हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 23 फैक्टोरियल। कितने साथ में रहेंगे, दो साथ में रहेंगे, कितने तरीके से रहेंगे, वो आपके दो तरीके से रहेंगे। मान लो कि अगर वो ए वी थे, तो एक तो यही तरीका है कि ऐसे ही वो रहेंगे, ठीक है, एक तो यही तरीका है कि ऐसे ही वो रहेंगे, और एक तरीका क्या है आपका, वो इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं ना, वो भी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो कितने तरीके से हुए, दो तरीके से, एक तरीका ये हो गया, एक तो दो तरीके से, तो कितना होगा 2 फैक्टोरियल। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये बनेगा इसमें, ठीक है, वो क्या बनेगा इसमें, ये बनेगा, इनको दो तरीके से। तो आप 25 को आप बैठा लो, अगर ये कहता है 3 बैठते हैं मान लो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि 23 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मान लो वो कहता कि 4 व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, तो हम कहते हैं कि ए बी सी डी। अब ये 4 एक साथ बैठ जाते, टोटल थे 25, कितने थे बच्चे आपके 24 थे, 4 हम माइनस कर देते तो 31 वो हो जाता, सॉरी 21 फैक्टोरियल वो बन जाता, ठीक है। अब ये 4 क्या थे, 4 तरीके से बैठते, ये 4 कितने तरीके से बैठते, 4 तरीके से बैठते कि नहीं बताओ। यहाँ पर मैं कहूँ कितने तरीके हमारे पास में, 4, इनमें से चारों में से कोई सा बैठ सकता था, 4। यहाँ पे कितने तरीके हमारे पास में, 3, मान लो ए बैठ गया, अब 3 बचे तो 3 तरीके, फिर यहाँ पर कितने तरीके हो गए, 2 तरीके, फिर 1 तरीका, तो यहाँ पर ये बैठ जाता, तो ये हो जाता आपका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर जो आंसर बनता 21 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर ये आंसर बनता। तो अगर आपसे 4 पूछता तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। आओ 66 नंबर देखो, 66। एक कार्यालय में 10 महिलाएं और 20 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, 10 महिलाएं हैं और 20 पुरुष हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यदि प्रत्येक जोड़े में एक पुरुष एक महिला हो तो पुरुष और महिलाओं की कुल कितनी जोड़ियां बनाई जा सकती हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी देखो जैसे जैसे ये कह रहा है ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसने कहा कि एक कार्यालय में 10 महिलाएं हैं और 20 पुरुष हैं। मैंने कहा ठीक है, तो देखो हमारे पास में वुमेन कितनी है, वुमेन कितनी है 10। अब ये कह रहे हैं कि एक पुरुष और एक महिला हो, ठीक है। तो एक पुरुष और एक महिला हो कितने तरीके से, तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे कितने का, 10 और 1 का, इनटू अब किसका बनेगा, पुरुषों का, 20 पुरुष हैं, कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप करते हैं इतना, तो देखो जब आप इसको करोगे कॉम्बिनेशन में तो आप कहोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, आगे तक जा सकते हैं, परंतु अगर इसमें से घटाएंगे तो 1, फिर कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, तो इससे ये चला जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा। वैसे ही इसमें करोगे तो आप यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो कितना हुआ 200। तो राइट आंसर क्या होगा 200, तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। इससे इजी था कुछ, लेकिन इजी तब था जब आपको इसमें पता होता, अन्यथा आप इसमें घूमते रहते और आंसर आपका नहीं निकल पाता। अब जिसको पता है वो आराम से करता और आप देखते रह जाते। आपको तो लगता हो कितना हार्ड क्वेश्चन है, मैं तो बनाता ही थक गया, मेरे तो मिनट चले गए। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसलिए कहता हूँ आपको ये सीखना चाहिए बच्चे, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। देखो क्वेश्चन को सोल्व करो, सोल्व करो क्वेश्चन को, अरे भाई क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो ये कह रहे हैं आपसे
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किससे विभाजित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि किससे विभाजित हो सकती है ये संख्या, ये आपको बताना है। बताओ किससे विभाजित होगा। 81 की पावर 6 है प्लस 3 की पावर 26 है और किससे विभाजित है। देखो अगर मैं कहूँ जब भी घात हो, ठीक है, किसी की कोई बड़ी पावर हो, तो एक तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर दें, तोड़ दें या फिर उसको डिवाइड कर दें। तो 6 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ 81 की पावर कितनी होगी, 2 होगी प्लस अब ये है 26, 26 को 4 से करो, 6 चौक 24, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 3 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में यही है 81 इंटू 81 प्लस 3 तिया 9, आप यही करोगे। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं यूनिट डिजिट ले लूँ आपका, अगर मैं यहाँ से यूनिट डिजिट ले लूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ से मैं यूनिट डिजिट ले लूँ तो बच्चे क्या होगा, देखो जब आप यूनिट डिजिट लोगे तो यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे और प्लस 1, तो एक ही का ना 1 प्लस 9, तो कितना आएगा 10। अब मुझे बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी। अगर आपका लास्ट में 0 है तो संख्या सम है, और सम संख्या है तो आप 2 से होगी, ठीक है, और ये संख्या आपकी 10 से हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से विभाजित होगी तो सी इसका राइट आंसर आएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द अगर है तो आप उसका कमेंट्स में आंसर बताइएगा। देखो किसी भी प्रकार की, मैं आपको बता दूँ, देखो फाइनेंशियली मैं अभी मदद नहीं कर सकता अभी आपकी, ठीक है, लेकिन हाँ फ्यूचर में करेंगे बिल्कुल, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी इशू, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ाई के तौर पर आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको ये बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है, गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको मैं बता सकता हूँ, जीएस में कहीं प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर बता सकता हूँ, आपके नोट्स कैसे तैयार करें, रिवीजन क्या है, लैक ऑफ रिवीजन क्या है, घबराहट, तो आपकी कई चीज़ें मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी का आप बताइएगा कैसी आपकी तैयारी चल रही है, भारत के किस कोने से आप इस क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, और एजुकेशन बायर परिवार के अगर आप सदस्य हैं तो एक तो लाइक आपका बनता है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ये कंजूसी ना करें। व्यूज़ आते हैं यहाँ पर 5000, 6000, 3000, 10,000, लेकिन लाइक आते हैं उस पर 100-200, तो इसलिए लाइकों को थोड़ा बढ़ाइएगा। देखिए सर, ये कह रहे हैं अमन ने कीबोर्ड पर 1 से 5000 तक की संख्याएं टाइप की। इन संख्याओं को टाइप करते समय उसने 3 के बटन को कुल कितनी बार दबाया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, आप बताओ समझ में आया कि नहीं। अब इसमें दूसरा मेथड, एक तो था मैंने अभी बताया था आपको 7 वाला मेथड कि आप 1 से अगर 100 तक जाओगे तो कितनी बार होगा, 1 से 100 तक बार जाओगे तो 20 बार आ जाएगा। एक तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, उससे भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन एक और मेथड मैं आपको इसमें बताना चाहता। ठीक है, सवाल आप भी आपको दिख रहा है। देखो बच्चे यहाँ पर जरा समझना, 3 अंक की संख्याओं को अगर आप देखें, 3 अंक कोई भी संख्या लें और उसमें 3 तरीके से उसको प्रकट होता है। मानो कि अगर वो संख्या 3 मतलब कि 100 के स्थान पर हो, 3 अगर मानो 100 के स्थान पर हो, जैसे मैं कहूँ आपसे A B C, अब जो 3 है वो 100 के स्थान पर, ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा है, यही है ना, यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ सब में, तो जब भी तो ये आ गया कितना। ठीक है, अगर मैं कहूँ वो संख्या आपकी जो सैकड़े के स्थान पर 3 है, तो मैं कहूँगा 3 A B, यही कहूँगा। तो अब देखो ये एक स्थान पर हो जाएगा, गॉट इट। अब ये क्या है, दोनों दहाई स्थान पर हो जाएंगे, ये एक पर है तो ये किस पर हो जाएगा, दहाई स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि ये एक है। अब आप कहोगे ये किस पर हो गया, 10 × 10, तो कितना हो गया, 100। ठीक, अगर मानो कि 3 संख्या जब 10 के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो, अभी तो सैकड़े पर था, अब 3 संख्या आपका 10 के स्थान पर हो, तो मैं कहूँ आपसे कि A 3 B, तो मैं कहूँगा आपसे कितना
10 इंटू 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100। अब मानो कि ये संख्या जब इकाई के स्थान पर हो, 3 संख्या जब इकाई के स्थान पर हो AV3, तो आप कहोगे 10 इंटू 10 इंटू 1, तो कितना आ गया 100। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत? ये 3 के में हमने लिया, अभी कितने में लिया है 3 में लिया। अब मानो क्योंकि संख्या आपके पास में 4 है तो मैं कहूँ 4 के में ले लो। अगर मैं कहूँ आपसे 4 के में ले लो तो आप कहोगे ABCD। तो अब क्या करना है आपको कि अगर मानो कि मैंने जो 3 है ये मैंने अगर 1000 के स्थान पर ले लिया तो आप कहोगे अगर मैंने 3 यहाँ पे लिया, सॉरी ठीक है, मैंने मान लो 3 यहाँ पे लिया, तो अब क्या होगा आपका 1 हो जाएगा इंटू 100 इंटू, ठीक है 100 हो जाएगा 3 बार, सॉरी 100 इंटू 100 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1000। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूँ यही संख्या अब सैकड़े के स्थान पर ले लो तो आप कहोगे A हो गया, B की जगह ले लो अब सैकड़े के स्थान पर, तो B को हटा दो यहाँ से, तो आप कहोगे 3BCD, तो कितना होगा 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो गया, ये भी 1000 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर हम कहें कि हम अगर इसको सॉरी यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर लेंगे ना, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने किस में है 4 के स्थान पर लिया ना, 4 संख्याओं में लिया है, ठीक है। इसको तो हमने यहाँ पर कर लिया, 3 के स्थान पर तो कर लिया, हमने 4 के स्थान पर लिया है ना इसको, है ना। तो जब हम 4 के स्थान पर इसको ले रहे हैं, किसके स्थान पर ले रहे हैं बच्चे, 4 के अगर स्थान पर हम ले रहे हैं तो 4 के स्थान पर अगर हम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा कि 3 आ जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3BCD, ठीक है। अब हम 4 के स्थान पर लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा इंटू 10 आ जाएगा इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं, अब इसको जो 3 है इसको हम 3 को 100 के स्थान पर लें, 3 को किसके स्थान पर लें, 100 के स्थान पर लें, 1 A आ जाएगा, फिर 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, C और D। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि A जो है हमारी टोटल कितनी संख्या है 4 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना 400। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको ले लें बच्चे दाई के स्थान पर, तो ये आ जाएगा A B और C की जगह आ जाएगा 3, फिर D आ जाएगा। तो अब कितना है यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास में कितने हैं, आप कहोगे हमारे पास में ऑप्शंस अभी भी कितने बच्चे 4 हैं, इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 400। ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कि बड़ा आपको दिखाई देगा, इसमें बड़ा एक सवाल के रूप में ये दिखाई लगने लगेगा। फिर हम कहें इसको अगर इकाई के स्थान पर ले लें तो ABCD, तो अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 400। मतलब कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप इस सब को योग कर दें, क्या कर दें, योग कर दें। पहले क्या करेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, ये सब 100 ले लिया हमने 3 बार, तो 300 ये हो गया, ऐसे मान लो। अब आपको योग करना है, उसके बाद में आप लो 400 फिर 400, फिर आप लोगे 1000। कर लो इसको बेटा, ये 2 जीरो लगा लो, ये हो गया 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 कितने होते हैं बताओ 17, 1 और ये आ गया 2, 27, तो ये आ जाएगा कितना 2700। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखो आप इस तरीके से करोगे, ये थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसको मैं पर्सनली करता तो बहुत फास्ट कर देता, ठीक, मैं इसको बहुत फास्ट कर देता। लेकिन आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने वो ये बताया था कि 1 से अगर 100 तक देखें
तो 3 कितनी बार आएगा, 20 बार, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपको, 5000 संख्या है, बड़ी संख्या है, तो इसलिए हमने इसको प्रेफर किया है। आइए देखिएगा 69 नंबर। एक पूर्णांक n को किस प्रकार विभाजित या परिभाषित किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, n बराबर 100x, समझना, n बराबर 100x है प्लस 11, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन n के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। तो n बराबर आपको एक संख्या दे के रखी है, n बराबर क्या दे के रखा है, आपसे कहा कि n बराबर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया है आपने 100x प्लस 11। वास्तव में हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, ठीक है, x का मान निकाल लेना। मुझे बताओ अगर आप इसको डिवाइड करोगे सबसे तो ये तो भाग हो जाएगा, लेकिन इस 11 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 11 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 11 होगा, और तो नहीं है, ठीक है, यही होगा, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब पूछा है कि n को लेकर के, पहले में कह रहे हैं n x के केवल एक मान के लिए विषम है, मतलब कि जो x के लिए क्या है, एक मान के लिए विषम है, ठीक है, एक मान के लिए एक तो विषम ये हो गया। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, अगर हम कहें यहाँ पर x का मान, अब अगर देखो x के मान के लिए आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास में 9 नंबर हैं 1 से, ठीक है। अगर विषम पूछ रहा है, ठीक है, आपसे अगर विषम पूछ रहा है तो मैं कहूँ आपके पास में अनंत मान होंगे। क्यों? क्योंकि देखो x बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मान होंगे। ये अगर है केवल एक मान होगा, नहीं, किसी भी मान के लिए कभी विषम संभव नहीं है, ये भी नहीं। तो बी इसका है कि एन एक्स के अनंत मानों के लिए विषम है। कैसे विषम है, आओ मैं आपको समझा देता हूँ, एक से समझा देता हूँ। देखो मैंने माना कि x का मान 1 ले लिया, ठीक है, तो मैंने कहा आपसे 100x1 प्लस 11, तो कितना हो गया 111। फिर मैंने कहा मान लो 2 ले लेते हैं, तो x की पावर x इंटू 2 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 11 कितना हो गया 211। मानो 3 ले लिया, तो मैंने कहा तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 प्लस 11, ये हो जाएगा 311। देखो अब जो आपको लेना है वो ले लो, लास्ट में 11 जोड़ोगे तो यहाँ पर इसके कई नहीं, एक नहीं, एक से अधिक मान, मतलब कि अनंत मान इसके संभव हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारेलाल, मेरे प्यारे विद्यार्थी और बच्चे, मेरे बहन और भाइयों, राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर है 70। संख्याएं 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग कर बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति के कितनी 6 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य ना हो। बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो। पाँच से विभाज्य ना हो, ठीक है, बताओ 5 से विभाज्य अगर ना हो। देखो हमें बताया है कि 1 से 6 तक इन्होंने संख्याओं की बात करी है, तो मैं कहूँ 1 से 6 तक अगर हम देखें तो कितने हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मान होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 720, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, 12 छंग 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा 720। अब ये क्या हो गया, ये वह टोटल सभी संख्याएं आ गई। अब हमें इसमें से 720 में से निकालना है कि 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हो सकती है। तो 5 से विभाजित क्या हो सकती हैं, 5 फैक्टोरियल हो सकती हैं। तो मैंने कहा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो जब हमने देखा तो कितना आ गया 120, कितनी हो जाएगी 120। देखो 5 चौक 20, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 1 है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 120। टोटल थी कितनी 720 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 600। तो टोटल जो नंबर है वो कितने होंगे 600, मतलब कि 600। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पैसेज पर, पैसेज पढ़ते हैं, पढ़िएगा। पैसेज कह रहे हैं आपसे, डिकार्बोनाइजेशन का विमर्श इसे सामान्य ग्राही अस्तित्व के और पारिस्थितिकी सुरक्षा की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः एक गहरी भू रासायनिक असमानता को छिपाता है। इस विमर्श के भीतर वैश्विक दक्षिण को ग्रीन वीनियर के माध्यम से या मीडियम के माध्यम के द्वारा पुनः उस निष्करणात्मक संरचना में समाहित किया जाता है जिनसे वह ऐतिहासिक रूप से पीड़ित रहा है। जब उत्सर्जन में कमी के आदेश वैश्विक उत्तर द्वारा डिजाइन की गई ट्रांसनेशनल आपूर्ति श्रृंखलाओं और वित्तीय उपकरणों के माध्यम से लागू किए जाते हैं तो वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर तकनीकी प्रबंधन के दायित्व का बोझ डालते हैं, जबकि उन्नत प्रौद्योगिकी राष्ट्रों की उपभोग प्रधान जीवन शैली में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता। इस संदर्भ में पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व को कार्बन क्रेडिट और नेट जीरो पाथवेज जैसे विनिमय मापदंड के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है, जिससे न केवल ऐतिहासिक उत्सर्जकों की जवाबदेही कम हो जाती है बल्कि विकासात्मक वैधता के लिए एक शर्त के रूप में पर्यावरणीय प्रबंधन को फिर से क्षेत्रीय बना दिया जाता है। आइए देखते हैं, पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष पूछा आपसे, देखते हैं निष्कर्ष में क्या है। जलवायु वित्त और शमन रणनीतियां यद्यपि वैश्विक रूप से तैयार की गई, लेकिन उन्हें इस तरह से संचालित किया जाता है जो संरचनात्मक असमानताओं को प्रबल करती हैं, और ये बात इस पैसेज में क्या है, साफ तौर पर कही गई है। उत्सर्जन लेखांकन व्यवस्थाएं अक्सर वास्तविक पारिस्थितिक तंत्र सामंजस्य के बजाय भू राजनीतिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती हैं। ये भी बात आपका सही है। विकसित देशों द्वारा नेट जीरो प्रतिबद्धताएं स्वाभाविक रूप से सभी क्षेत्रों में जलवायु बोझ को न्याय संगत पुनर्वितरण की ओर ले जाती हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक शब्द है यहाँ पर सभी, शब्द क्या है, सभी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। डिकार्बोनाइजेशन का विमर्श तटस्थ प्रतीत होते हुए भी नई पर्यावरणीय तर्कसंगतताओं के तहत उत्तर औपनिवेशिक निरंतरता को समाहित करता है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर आ जाएगा, 1 2 4। ठीक है, चलिए पूर्व धारणाएं पूछी आपसे 72 में। तकनीकी जलवायु ढांचे पर्यावरणीय वैधता की स्थिति में नव साम्राज्यवादी तंत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। सभी वैश्विक शमन प्रयास नैतिक रूप से तटस्थ और विकासशील देशों के लिए प्रक्रियात्मक रूप से समावेशी हैं। देखो यहाँ पर सभी की बात की जा रही है, ठीक है, ना कि केवल एक ही, क्योंकि परिच्छेद में निहित विषमता और बहिष्कार की स्पष्ट रूप से आलोचना करता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो 72 का सेकंड गलत है और पहला सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन। मान लीजिए m और n अशून्य नॉन जीरो भिन्न क्या है, नॉन जीरो भिन्न धनात्मक पूर्णांक है जो इस शर्त को पूरा करते हैं कि m जो है आपका वो छोटा है n से, बराबर m प्लस n बराबर p के। ऐसे में m और n को केवल एक ही तरीके से निर्धारित करने वाला p का सबसे छोटा मान क्या होगा। बताओ बच्चे, p का सबसे छोटा मान क्या होगा। देखो बड़ा इजी है इस सवाल को करना। मैं कहूँ आपसे, देखो m आपका क्या है, नॉन जीरो कहा ना इन्होंने, अशून्य है मतलब कि नॉन जीरो।
संख्या 1 से 9 तक है ना। मैं कहूँ m का मान, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि m आपका छोटा है n से, मैंने कहा m का मान 1 है, ठीक है, और n का मान 2 है, मैंने मान लिया, ठीक है। और m प्लस n बराबर मतलब कि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ठीक है, कितना हो गया 3। तो फिर पूछ रहे हैं कि m और n को केवल एक ही तरीके से निर्धारित करने वाला p का सबसे छोटा मान क्या है। p का सबसे छोटा मान जो होगा बच्चे वो केवल 2 होगा, उससे छोटा मान आपका क्या है, p का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्या, बताओ मुझे, क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो आपका n है और ये n और m की बात कर रहा है। क्योंकि इन्होंने कहा नॉन जीरो, मतलब कि अगर आप जीरो लेते तो हम कह सकते थे कि अगर जीरो ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है, या हम कह सकते थे, अब देखो दोनों संख्या रिपीट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2 मतलब कि 3, तो यहाँ पर क्या है 3 सबसे छोटा मान होगा, इससे छोटा मान कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी संख्या आप देखोगे पूरा अगर उसको करे और कहे कि एक संख्या बड़ी है एक छोटी है और फिर आपसे उन संख्याओं का योग पूछो और कहे वो मान p का है जो योग आ रहा है, तो p का सबसे छोटा मान क्या होगा। आप कहोगे कुछ और भी रखने का इरादा है, नहीं रख सकते बच्चे। आपने कहा सर क्यों नहीं रख सकते, हम एक एक भी तो रख सकते हैं, 1 1 भी तो रख सकते हैं, और जब हम 1 1 को करेंगे तो p का मान आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 कहना चाहिए। बच्चे यहाँ पर कहा गया है, इसको देखो पहले m + n के योग की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या है m आपका छोटा है n से, आपने कहा एक ही इधर रख लो, एक ही तो इक्वल हो गया ना, बराबर हो गया, तो इसलिए एक नहीं ले सकते, तो इसलिए 2 नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 3। नेक्स्ट, अच्छा ये तो इजी है, इजी एंड पीजी, ये तो आपसे क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी है, तो 74 का तो राइट आंसर आप दे सकते हैं, बहुत ईजी है, बनाना आता है, चलो मैं बना देता हूँ। देखो 74 नंबर देखो, कथन है यहाँ पर, निष्कर्ष है, कोई लाल काला नहीं है, तो कोई भी जो लाल है वो काला नहीं है, तो कोई लाल यहाँ पर लिख लेते हैं रेड आर से और यहाँ पर लिख देते हैं ब्लैक, ठीक है। फिर कह रहे हैं कोई काला हरा नहीं है, अब कोई भी काला, तो ये इसका संबंध नहीं बनेगा, ये इसका संबंध नहीं, कोई भी काला हरा नहीं है मतलब कि ग्रीन नहीं है। फिर कह रहे हैं कि सभी हरे सोना है, जितने भी हरे हैं ना, ये जितने भी हरे हैं वो सब क्या है, गोल्ड है, ठीक। पूछ रहा है निष्कर्ष में कि कोई लाल हरा नहीं है, देखो कोई लाल हरा नहीं है, हम पहली बात तो स्टूडेंट्स इसको बता नहीं सकते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो हम इस पे नहीं कह सकते, तो ये तो गलत है। कोई सोना काला नहीं है, कोई सोना काला नहीं है, बता भी सकते हैं नहीं भी बता सकते, तो ये तो गलत है। कोई सोना लाल नहीं है, कोई सोना गोल्ड लाल नहीं है, तो ये भी गलत है। कुछ सोना आप देखोगे हरा है, तो कुछ सोना जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ हो जाता है, और जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी हो जाता है, तो कुछ सोना क्या है, हरा है, तो ये बात सही है, तो सी इसमें आएगा। केवल चौथा जो निष्कर्ष है ये इसका अनुसरण करता है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी दिए गए डेटा में मध्य का 91 और बहुलक 53 मध्य का ज्ञात कीजिए। अगर आपने यूपीपीसीएस दिया होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं खास तौर पर, ठीक है, खास तौर पर ये पूछ लिया जाता है। तो बताओ बेटा, देखो इसका एक फार्मूला आता है, जब भी इसमें फार्मूला आता है तो इसको नोट डाउन कर लें। 3 आपसे पूछेगा मध्य का बराबर बहुलक +2 माध्य, तो ये होता है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर सवाल करवाएं, उतार लो इसको, ये बहुलक है, इसको उतार लो बेटा, ये बहुत काम का है आपके, ये 2 है। 3 माध्य का बराबर बहुलक +2 माध्य। अब इसमें क्या पूछा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
इसमें पूछा क्या है, देखो इन्होंने माध्य का दे के रखा है, तो माध्य का क्या है, माध्य का आपको हो गए 91। पूछा है बहुलक, बहुलक बराबर क्या दे के रखा है, बराबर, तो बहुलक बराबर आपको क्या दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछा ना माध्य, तो जब आप माध्य करोगे इधर ले आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा 53, है कि नहीं, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा 2, कितना पहुँच जाएगा, ये 2 माध्य है, यही आपसे पूछा ना माध्य, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करो, ये माइनस का है यहाँ पे, जो 3 का ना 3, 9 3 27 माइनस 53, कितना आएगा 0, और 5 में 7 में से 5 जाएगा 2, 222। अब यहाँ पर मुझे बताओ, ये पूछा था आपसे माध्य, तो माध्य कितना था 2 था, तो माध्य बराबर 220/2, कितना हुआ 110, तो यही इसका राइट आंसर है। चलो इजी था। देखो इजी तब होता है जब आपको कुछ पता होता है, अन्यथा आप मत्थापाची करते रहो फिर स्किप करके चले जाओ। तो माध्य का अगर पूछ ले, माध्य पूछ ले आपसे, तो इसको सूत्र को याद में रखो, ठीक है। 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस Q, ठीक है, फिर उसके सॉरी तो 110 आ जाएगा, 115 नहीं है 110, तो ए है। अब इसको देखो क्वेश्चन को, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 40% का लाभ कमाता है। मुझे बताओ सीपी और एसपी दो ही चीज़ें होते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। मैंने कहा वो वस्तु 100 की थी, वो कह रहा है कि किसी वस्तु को लाभ पर बेचकर 40% का कब कमाएगा, जब अगर वो किसी वस्तु को 140 पर बेचेगा तो 40% का कमाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नया, फिर उसके बाद देखो यदि वह इसे उस मूल्य से 3/2 पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब ये हुआ कि यदि वो 140 को, नया जो मूल्य बना अब 140 बना, इसको अगर 3/2 पर बेचता तो कितना हो जाता, 7 और 7 हो गए कितने 21, 210। अब मुझे बताओ बच्चे टोटल था कितना, हमने माना कितना था 100, हमारा जो एसपी था वो कितना था, एसपी बना कितना 210, और माइनस सीपी कितना था 100, तो अब बनेगा कितना, कितना बन जाएगा बताओ 110। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चे 110 किस पर, सीपी पर आप निकालोगे तो 110/सीपी, और इससे ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110%। तो राइट आंसर क्या है सी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत, जैसे जैसे उसने बोला है ऐसे ऐसे हम करें तो आंसर इसका निकालते चले जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं, मैथ के क्वेश्चन में आप अपना दिमाग ना लगाएं कि अरे ये नहीं, आपको वो दिमाग लगा लेना है, बस ये आपको आना चाहिए, मैथ के अनुकूल चलना आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, जो भी आप चलाते हैं, ठीक है, ड्राइविंग अगर जानते हैं थोड़ी बहुत भी, तो आप क्या चलते हैं, अपने आप चलते हैं या फिर जिधर रोड लेके जाता है उधर चलते हैं। आप चलाते गाड़ी रोड पे है ना, तो ये जो लाइनें होती है रोड है सवाल को चलाने का, तो वैसे ही है। आओ देखो ये क्वेश्चन तो आप इजीली वे में कर देंगे। तो ये जो आपका 77 नंबर है बच्चे, इसका राइट आंसर आप दें, ठीक है। अब देखो ऐसे क्या कर लेना है, पहले आपको कॉपी में ये इस तरीके से बना लेना है, मैं हिंट्स कर रहा हूँ ऐसे। अब जैसे इसने कहा है कि उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब का मतलब है कि वो इधर है, नेहा का मुंह किधर है उत्तर पूरब, मतलब कि इस दिशा में नेहा का मुंह है, ये इधर, ये उत्तर पूरब हो जाएगा। वह दक्षिणावर्त घूमती है, दक्षिणावर्त घूमेगी तो ऐसे घूमेगी 90, तो यहाँ पर आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। फिर घूमती है, फिर वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है उल्टा, इधर बाएं, अब इधर से पीछे चली जाएगी वो ऐसे, ठीक है, कितना 180 घूमती है तो इधर आ जाएगी। फिर उसी दिशा में 90 घूमती है, तो उसी दिशा में अब देखो 90, तो 90 से इधर आ जाएगी, तो उसका मुख अब किधर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा नीचे। तो आपको ये बता देना है, बस आंसर ही बता देना, आपको करते हुए मैंने दिया, तो ये सवाल है, तो किधर आ जाएगा इसका मुख बताओ, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा और क्या। लेकिन आपको ये सवाल करना है और इसका आंसर कमेंट्स भी करना है। 77 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इतने आप उसका आंसर करें आराम से। ये कहा है आपसे 11 फैक्टोरियल का और पावर देके रखा है इनफाइनाइट, पूछा गया है इकाई अंक ज्ञात करो। अब प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ,
आपको एक संख्या दे दी है और जब आप 11 को अगर आप देख रहे हैं, 11 फैक्टोरियल को अगर आप करोगे, मानो इसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन संख्या तो आपको फैक्टोरियल में दे के रखी है 11। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर आप 11 फैक्टोरियल को लिखते हैं तो क्या लिखोगे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही लिख दोगे? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर आप इसका यूनिट डिजिट निकालोगे, अगर आप इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो आप कहोगे यहाँ से लूँगा 1, फिर यहाँ से लूँगा 0, फिर ये इधर से ले लेंगे 9, फिर इधर से ले लेंगे 8, ठीक है। ऐसे ही देखो, 9 पंजे 45, 5 आ गया। फिर उसके बाद में आएगा कितना? 7 आएगा, 7 पंजे 35, ये 5 आ गया। अब ये 5 लाख ये 5 आता रहेगा, आप ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। फिर 7 से आएगा, 7 पंजे 35, 5 आ गया। फिर क्या होगा? 6 पंजे 30, अब देखो 0 आ गया। अब जब आप 0 से करते चले जाओगे तो ये देखो 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे कुछ नहीं करना है, पावर कुछ भी हो उसको छोड़ो, पावर को मारो गोली, इधर देखो तुम, ठीक है। इसमें पावर इतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो पहले इसको सोल्व कर लो ना, पावर उसकी लगाते रहना, ठीक है। तो इसलिए 0 आएगा। चलिए, इकाई अंक क्या है? 0 आएगा। इजी है, तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। C+2 है कि नहीं? C+2 कितना हो गया? C में अगर 2 जोड़ो कितना आएगा? C में अगर 3 और 2 5 आ जाएगा। 5 में फिर 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा, मतलब कि H आ जाना चाहिए। 8 में अगर आप देखो, अगर आप 8 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जब इसमें 5 जोड़ोगे, 12 5 17, क्यू आ रहा है आपका, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए था बताओ? अगर 2 में हम कितने जोड़ लें? 3 जोड़ लें, 5 हो गया। 5 में अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 दिया 9 और प्लस 10, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 10। तो क्या आएगा आपका? H10S। तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। अब इतना होता है ना, इस पर इतना लिख देता हूँ ना मैं, क्या ही बताऊँ। और मुझे जब तक मैं इसको लिख नहीं दूंगा, समझा नहीं दूंगा, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर नहीं कर दूंगा। डाउट छोड़ते ही नहीं हूँ, कहाँ से क्लियर छोड़ते ही नहीं हूँ ना डाउट, आपके तो डाउट बचते ही नहीं है कुछ भी। देखो क्वेश्चन को समझो, 80 नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी एकल अंकीय अभाज्य संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करो। आओ एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर जरा समझो, सबसे बड़ी एकल अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाए। 2 3 5 7 11 डैश, ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें सबसे बड़ी एक अंक में, तो सबसे बड़ी एक अंक में आपकी क्या आएगी? 7 आएगी, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 अंकीय से अभाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन सी है? 2 अंकीय, 11 है, इससे छोटी तो नहीं है। और सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या क्या है? 97 है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं तथा सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। 3 अंक का मतलब होता है कि आपकी 100 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो अभाज्य संख्या क्या होगी? 101 हो जाएगी। क्या विभाजित होता है किसी नंबर से? नहीं, 101 से ही होता है, या 101 से होता है, या फिर 1 से होता है। अब इसको योग कर लो बस, और कुछ नहीं है। यही पूछा ना कि अंकीय अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका योग ज्ञात करो। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 15, और ये हो जाएगा 16, 16 का 6 1, 9 और 1 10, 11 और 1 12, तो कितना हो गया बताओ?
कितना हो गया, गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ, नहीं 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है, तो 216 आएगा, 216, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन बच्चे। जो आपका टेस्ट हमने सी टेस्ट, जो सी सैट का टेस्ट नंबर आपका 8 है, वो आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। क्या हो गया है, वह टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में, ठीक है, किसी और वीडियो के साथ। सब तक के लिए स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि इन सब से हमें मिलता है मोटिवेशन, और यही मोटिवेशन है जो कंटिन्यूसली हमें आगे बढ़ा रहा है। तो बच्चे, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।